So hello students, here is an instruction for you. While you are watching the video, you must have a pen as well as the register so that you can note down all the important things whichever is being explained by your teacher on the YouTube video. Why it is important? Because if you have a pen and register, just see one question. As soon as the question is completed, pause the video, note down this question without watching the video, then again play this. After completing the second question, the same process will be repeated. This way is going to make you perfect in this whole video, and after that you will be able to solve the question that is related to your textbook. Actually, here is an instruction that must be followed by you if you want to get perfection in the particular topic whichever is being explained here. So now let's start. So in today's class we will discuss about composite of function. लेकिन उससे पहले कुछ फालतू की बातें जो कि एक्चुअली फालतू की नहीं है उनको हम सीखेंगे. तो जैसे कि एक फंक्शन मैं आपको दे दूं कि एक फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. ठीक बात है, ये एक फंक्शन है. अब मैं आपसे कहूं कि f3y की वैल्यू क्या होगी, तो आई होप माई स्टूडेंट कैन डू लाइक दिस. 2x विल बी रिप्लेस्ड बाय 3y. तो ये हमारा क्या जो हो जाने वाला है 3y ऑफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3y एंड प्लस 5 एंड आफ्टर दैट वी विल सिंप्लीफाई दिस. सपोज दैट मेरा मन और कुछ शैतानी वाला करने का मन हो, जैसे मैंने इधर कह दिया f 3x प्लस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस x विल बी रिप्लेस्ड बाय 3x प्लस 2. सो इट विल बी व्हाट, this will be 2 and 3x plus 2 of square plus 3 into 3x plus 2 and plus 5. After that you will open the bracket, that will be 9x square plus 4 plus 12x plus 6 9x plus 6 plus 5, and after that the simplification will be applied. So that is 18x square plus 8 plus 24x and plus 9x and plus 6 plus 5. After that this 18x square will remain 18x square. This 24x and 9x will be written as 33x and plus 8 6 14 and 5 19. Here is the. अब मैं इसी में थोड़ी सी और शैतानी करता हूं. मैं कह दूं कि और एक दूसरा फंक्शन है gx जिसकी वैल्यू है आपकी 2x plus 3. How much it is? 2x plus 3. और मैं आपसे अब कहूं कि f g x की वैल्यू बताओ. क्या मैंने बोला, f g x की वैल्यू बताओ. इसका मतलब क्या है, इन दिस टाइम x विल बी रिप्लेस्ड बाय gx. इसका मतलब मैं इसको ये भी कह सकता हूं f and whatever is gx that will be replaced inside of that, that is 2x plus 3. Now you may see it will be like that. So this f of gx, this f of gx will be written as fog of x. Fog of x. Same way इसी को अगर मैं रिवर्स करूं और मैं कुछ ऐसे लिखूं g of fx, इसका मतलब अब इस बार क्या है कि मुझे फंक्शन g की वैल्यू चाहिए fx के फॉर्म में. तो g तो m ही रहेगा. fx की जगह पे आप क्या लिखोगे, दिस वन जो भी है आपका. तो g fx विल बी रिप्लेस्ड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वी विल फोकस ऑन g. इसके बाद हम लोग किस पे फोकस करेंगे, g पे फोकस करेंगे. तो g की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, यानी नाउ दिस x विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस होल वन, सो दैट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g ऑफ fx. ये कितना हो जाएगा, 2x will be replaced by this whole one. So this is 2x square plus 3x plus 5 and plus 3. After that you will open the bracket and simplification कर लेंगे. अब जो भी आएगा that will be the result of g of fx, जिसको हम लोग बोलते हैं gof of x. अभी मैं बताऊंगा इसके बाद ये है क्या. अभी इतना समझ में आ गया होगा आई होप आपको. ठीक है, तो ये अभी हमने सीखा कि गॉफ कैसे निकालना है और फॉग कैसे निकालना है.
आई होप इतनी सी बातें समझ में आ गई हैं। अब इसको हम लोग और थोड़े से बड़े लेवल पे लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। हमारे पास क्या था कि एक फंक्शन x के फॉर्म में अलग था, एक फंक्शन f के फॉर्म में अलग था। सो इफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट हियर, इफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट हियर, दैट इज नोन एज कंपोजिट ऑफ फंक्शन। कंफर्म है ना? इसी को हम लोग कंपोजिट ऑफ फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। इसमें इसी टाइप की चीजें निकाली जाती हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, देन वी विल बी एबल टू गेट लाइक दैट। मुझे समझ में आ गया होगा कि ये गॉफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीजों पे फोकस। इसके बाद फर्दर स्टडी में हम लोग कुछ सेट कंसीडर करते हैं। तो हमने यहां पे कुछ ऐसा किया कि लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, 3 सेट हैं। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है और तीसरा सेट सी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ए टू बी जो है वो एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड बी टू सी इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन जी। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर पुटिंग अ डोमेन, जो भी ए की वैल्यू होगी उसको रखने पर जो भी v की वैल्यू आएगी वही हमारी रेंज होगी, जो कि b सेट के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैं यहां पर बोल दूं कि अगर ये x है, अगर ये x है तो ये क्या हो जाने वाला है fx। भाई वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ fx दैट विल बी रिटन हियर। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद आपको gx निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा g ऑफ fx, g ऑफ fx। कंफर्म है ना? एंड ओनली दिस इज नोन एज गॉफ। इसी को हम लोग गॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉफ ऑफ x या गॉफ। गेटिंग? तो किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जा रहे हैं, तो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम b to c. So the function from a to c will be written as GOF, g of fx. Getting? So here is a way to do so. I hope समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कुछ शरारत करते हैं आप लोगों के लिए। हमने मान लिया कि here is a function f, तो fx is equal to like this 2x square plus 3 and gx is equal to is here gx is equal to is here 3x plus 5, 3x plus 5। गेटिंग? ये कुछ हमने इस फॉर्म में इसको रखा हुआ है। अब मैं मान लूं कि यहां पर 1 है, x की वैल्यू 1 है। तो अगर x की वैल्यू 1 है, ये बात ध्यान रखना है कि ये जो g है, ये g इज सच दैट b टू c के लिए बोल रहा है। और ध्यान रखना यहां जो फंक्शन f है वो a टू b के लिए बोल रहा है। तो ध्यान रखना इसका वाला x अलग है और इसका वाला x अलग है, इसका डोमेन अलग है और इसका डोमेन अलग है। अगर मुझे g के लिए डोमेन चाहिए तो दैट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम वेयर b, एंड इफ आई हैव टू सिलेक्ट द डोमेन फॉर f, so that will be selected from a. You must understand that thing. तो अगर मैं बोलूं कि a is equal to 1 है, if I said कि a is equal to x is equal to 1 for a, कंफर्म है ना? तो अगर a की वैल्यू 1 है तो इसके लिए जो इसकी इमेज आएगी, जो इसकी रेंज आएगी, लेट्स सी वो क्या होगी। तो 2f1 लिखेंगे आप यहां पे, तो 2 into 1 of square that is 2 plus 3, it means 5. Getting? Now this 5 will work as a domain for that one. This 5 will work as a domain for this one. इसका मतलब क्या होगा अगर हम इसको यहां पे रखें तो 3 5 15 and 5 20. Getting? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि गॉफ ऑफ x इज एग्जिस्टिंग उसी समय एग्जिस्ट करेगा when ध्यान रखना, बहुत प्यार से बता रहा हूं, when range is a subset of codomain, when range is a subset of domain।
तो रेंज किसका डोमेन है ये भी जरा समझ लेते हैं पहले। तो रेंज ऑफ एफ शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। फिर से ढूंढ लो कि आर एबीसीडी में बाद में आता है तो इसको पहले लिख देंगे, डी बाद में आता है, उसको पहले ये समझने के लिए बता रहे ताकि आप भूलना नहीं। तो लेटर वन इज अ सबसेट ऑफ अर्लियर वन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ डोमेन। लेकिन जरा यहां पे ध्यान देना कि एफ और जी पहले कौन आता है, एफ और जी, तो इसको सीक्वेंशियल वे में लिख देंगे। तो मुद्दा बस इतना समझना है कि ये जो आप खुद अब यहां से समझो कि एफ का ये क्या है, व्हाट इज 5 इज व्हाट, तो 5 इज रेंज, 5 रेंज है, और जी के लिए ये किसका काम कर रहा है, डोमेन का। तो इसको एक बात समझ लेनी है आपको कि क्या हो गया यहां पे कि रेंज ऑफ एफ शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन। इफ इट इज नॉट, सबसेट का मतलब होता है कि इक्वल भी हो सकता है और एक दो एलिमेंट कम भी हो सकते हैं, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ, all elements of the range of f should be present in all elements of the domain of G। अगर ऐसा है तभी गॉफ पॉसिबल है, नहीं तो गॉफ पॉसिबल नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द गॉफ इफ एग्जिस्टिंग, गॉफ इज एग्जिस्टिंग और नॉट, फॉग इज एग्जिस्टिंग। अगर यहीं पे ये किसके लिए मैंने बोला, गॉफ के लिए, अगर यहीं पे मैं फॉग बोल दूंगा, अगर मैं यहीं पे फॉग बोल दूंगा तो रेंज और डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी इस बार क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। आई होप यू आर गेटिंग दैट, पक्का है ना। तो यहां से हमने इस चीज को समझ ली। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करने के लिए आगे हम एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल लेने जा रहे हैं, एंड बाय दिस वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इफ, अगर आपको इसको देखना है तो रिपीट कर लेना वीडियो को, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट बाय अ न्यू एग्जांपल। हमने मान लिया कि लेट हियर आर 3 सेट्स, a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, b is equal to a, b, c, d, and c is equal to x, y, z. 3 sets are here and 2 functions are existing. Here is a set, here is a function f for a to b, and here is another function g, here is another function g which is for b to c in such a way. देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो एक सेट हमने यहां पे a बना लिया, दिस इज a सेट, एक दूसरा सेट हमने b बना लिया, दिस इज b सेट, एंड एक थर्ड सेट हमने बना लिया c सेट। ओके, Arnav, can you see from up to here now? It is being seen here on the camera. See here बेटा, ये दिख रहा है आपको? Yes. Okay. And what about this? Yes. What about this? Yes. Okay. Thank you. तो A is what? 1, 2, 3, 4, 5. B is what? A, B, C. And C is what? X, Y, Z. A to B function is representing by for F. For F it is, and B to C is representing for G. For G. And relation is like that. अब देखो इसको दो तरीके से, या तो हम एग्जांपल में यहां पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के और इनके एलिमेंट्स दिखा देते, ऐसे करके यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाते और ऑर्डर पेयर दिखा देते, 1, A, 1, B, ऐसे करके दिखा देते। गेटिंग ना। तो हमने मान लिया कि 1 का रिलेशन B के साथ में था, 1 का रिलेशन 1 was related to B, 2 and 3 was related with A, 4 was related with
C and 5 was also related with the B. So all elements of A have an image for B. I hope you are getting that. Even अगर आप यहां पे एक फंक्शन B और बचा हुआ था उसको रख लेते हैं B, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहां पर बोलूं कि F के सारे सेट कौन कौन से होंगे, तो 1 कॉमा B, 5 कॉमा B, 2 कॉमा A, 3 कॉमा A, 4 कॉमा C. I hope you are getting. So these all are the elements of A. Same here, अगर हम इसके लिए बात करेंगे और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से कि A is joining for Y, यानी A is related to Y, तो A is related to Y, B is related to X, as well as we can say that कि C is also related to X and D is related to Y. Z is left here. और ऐसा करते हैं कुछ कनेक्शन कर देते हैं, नहीं तो ये कहेगा कि हर बार एक हम छोड़ देते हैं, है ना। जैसे इस बार मैंने इसमें क्या एम्प्टी किया था, डी को एम्प्टी कर दिया था, इस बार तो हम इसको यहां से लिंक कर देते हैं, इसको इससे लिंक चलेगा ना। तो नाउ होता क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी क्या है, तो उसके सारे एलिमेंट्स जो आएंगे ब्रैकेट के अंदर, जरा ध्यान रखना, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, वो हमारे आएंगे a कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स। बात समझ में ना कैसे लिखा जाता है, मैं एक बार दिखा देता हूं हल्का सा। जैसे मैं अगर आपसे जी एक्स की बात करूंगा तो जी एक्स विल बी रिटन एज a कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, सी कॉमा एक्स, डी कॉमा जेड. These are the order pair, huh? So this is the system for that. Now listen carefully. What it states, बात समझना। अगर मैं बोल रहा हूं F1, तो F1 means when you have put a domain 1 for the F function, then what is the range? So for 1 the range is B. Are you getting now? तो दैट इज B. सेम अगर मैं बोलता हूं F5, so what will be the its range? Yes, this is also B. I hope you are getting. That's why Fx will be written as inside the curly bracket. इसको भी हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1 कॉमा B, then 2 कॉमा A, 3 कॉमा A, 4 कॉमा C. सो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि F4 इज इक्वल टू C, F4 इज इक्वल टू C, F3 इज इक्वल टू A, F2 is equal to A. I hope you are getting each and everything. Now I am going to tell that how to find out the GOF. See, if there is any doubt, you may repeat the video to clarify all the concept. Unless the previous concept is clear, here is no need to study further. Any further study is not possible if the previous concept is not clear. So अब मैं कहता हूं कि मुझसे बोला गया कि आप कुछ गॉफ निकाल के दिखाइए। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं जो मैंने पहले भी बता रखा है कि गॉफ कब पॉसिबल है। गॉफ इज पॉसिबल, ध्यान रखना, बहुत प्यारी सी चीज बताने जा रहा हूं। गॉफ इज पॉसिबल कब, व्हेन गॉफ इज पॉसिबल व्हेन GOF is possible या GOF of X is possible when range of what function. तो range of F should be the subset of domain of G. domain of G हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा खैर,
अभी अगर मुझे गॉफ निकालना है, तो मैं ये बताने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेल दैट हुज गॉफ विल बी फाइंड आउट। गॉफ होएगा, तो जब भी आपको गॉफ निकालना होगा तो आप फंक्शन पे फोकस करेंगे, किसके, एफ के, और उसके किस पे फोकस करेंगे, डोमेन पे, उसके किस पे फोकस करेंगे, डोमेन पे फोकस करेंगे। तो इसका मतलब आप गॉफ किसका निकालेंगे, वन का, आप गॉफ किसका निकालेंगे, टू का। एफ जब जहां से एंड होता है उसके एलिमेंट का निकलता है हमेशा, ध्यान रखना। आप गॉफ किसका निकालेंगे, जैसे एक्स का निकालते हैं, वेयर 1 2 3 आर बिलोंगिंग टू ए, हमेशा ध्यान रखना। whenever we have to find out the golf of x, so x should be belonging to domain of f. So golf of 3, then golf of 4 will be also there, of course, as well as golf of 5. This will be find it out here. क्यों होता है ये मैं बताने जा रहा हूं। आप गॉफ ऑफ 1 को ऐसे भी लिख सकते हो, g ऑफ f1, कन्फर्म, ओ हटता है f1 और एक ब्रैकेट लग जाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार, हाँ, और f1, उसके बाद g ऑफ, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, तो f1 आपको देखना पड़ेगा कि f1 के लिए b आ रहा था, तो कितना हो गया, gb, कितना हो गया, gb। नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gb, तो b के लिए जो फंक्शन का रिजल्ट आ रहा होगा, फंक्शन की इमेज आ रही है, दैट इज x, तो x इज द आंसर ऑफ दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फिर इसके लिए इसकी बात करेंगे, बताओ क्या होगा, सोचो, चलो लेट्स चेक। तो g, इसको यहां पे क्या लिखें, f2, कंफर्म ना। नाउ दिस विल बी g, and what is the value of f2 will be written here. So what is f2, see on the Venn diagram, so f2 is a, this is a, and what is ga now, ga is y, ga is y. Same here, golf of 3, तो golf of 3 का मतलब g of f3. Now what is f3, see on the diagram, this is g, and whatever will be the value of f3 will be written here. So f3 is a, f3 is a. Now what is ga, will be that, तो कितना हो गया ये हमारा y, getting। चलो एक और देख लेते हैं, 4 आपका ना 5 में बता दे रहा हूं, है, तो that will be g of f5. So now this f5 will be written as g of, and whatever is f5, that is b, so gb. Now what is the value of gb, x. So here is the way that how to find out the golf of the number. इस पे आप विशेष ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज और बताते हैं तुम्हें, बहुत प्यारी सी चीज है, जरा f फंक्शन की ओर ध्यान दो। तो आप एक बार देखो कि f के कई सारे डोमेन ऐसे हैं, f के कई सारे डोमेन ऐसे हैं जिनके लिए एक ही रेंज है। देखो 1 के लिए भी b है, 5 के लिए भी b है, 2 के लिए भी a है, और 3 के लिए भी a है। तो क्या ये 1-1 फंक्शन होगा, कहीं कभी कभी पूछ लेता है, तो नो, दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन। तो अगर 1-1 नहीं है तो क्या है, मैनी 1 है। तो ये आपने किसके बारे में बताया कि 1-1 है कि मैनी 1 है, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक। इसके बाद आपसे अगर मैं कहूं कि चलो 1-1 तो बता दिया, अब बताओ ये ऑन टू है या इन टू है, तो उसके लिए मुझे डोमेन देखना पड़ता है। तो आपने डोमेन देखा, तो अगर सारे एलिमेंट इसके एंगेज हो रहे हैं, अगर सारे एलिमेंट इसके एंगेज हो रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं ऑन टू। और अगर एक भी बच जाता है तो इन टू, तो यहां देखो डी बच गया, इसलिए इन टू हो गया। यानी 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये बाइसेक्टिव नहीं होगा, 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो फंक्शन को देख के कभी कभी हमको ये भी बताना पड़ता है, तो वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉफ ऑफ 4 कर लोगे, हाँ, इसको अपना ट्राई करना एंड यू विल बी एबल। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन में हो सकता है बोर्ड में कहीं कहीं शाइन कर रहा होगा, तो आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन कंप्लीटली सो यू मे नोट डाउन द क्वेश्चन। तो लेट हियर इज अ फंक्शन f whose elements are 3, 9 to 12. It means क्या है, here is a function from this set to this set.
पहले सेट में फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट, तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है वो 3, 9, 12 है और दूसरे सेट के जो एलिमेंट है वो 1, 3, 4 है। कंफर्म? इसका मतलब ये होता है कि डोमेन ऑफ f जो है वो 3, 9, 12 है और रेंज ऑफ f जो है वो 1, 3, 4 है। इसी तरह हियर इज अनदर फंक्शन g जिसके डोमेन 1, 3, 4, 5 है और रेंज उसकी 3, 9 है। कभी कभी ये हम ऐसे भी ले सकते थे कि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, 3, 9 और फिर फंक्शन होता है a टू b और g वाला फंक्शन होता है b टू c, ऐसे भी कर सकते थे। आई होप डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन तो आपको पता ही है। तो अब जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो कैसा हुआ है? 3, 1, 9, 3, 12, 4 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और g के फंक्शन g के जो एलिमेंट्स है वो 1, 3, 3, 3, 4, 9 और 5, 9 दैट हैज बीन गिवन एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट गॉफ, फॉग एंड गॉग। क्या करना है? गॉफ, फॉग और गॉग निकालना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, अगर पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी एकदम। आओ देखते हैं कैसे होगा ये सब। तो भाई यहां पर आप देखें कि जब हम सॉल्यूशन एक एक करके करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, फॉर गॉफ, जरा ध्यान देना, जब हम गॉफ के लिए बात करते हैं, गॉफ के लिए बात करते हैं तो ध्यान रखना, मेरा जो अपना सिस्टम है वो मैं बता रहा हूं आपको। बाद वाले की रेंज, पहले वाले का डोमेन। क्या? द रेंज ऑफ सेकेंड वन एंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट वन। सबसे पहले ये आपको निकालना है। तो आपने क्या निकालना है? इसका मतलब रेंज ऑफ f निकालना है। पहला काम आपका है, ये सेट होगा कोई। और दूसरा काम आपको क्या करना है? डोमेन ऑफ फर्स्ट वन, जी निकाल लेना है आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। ये दो काम आपको पहले करने हैं। मैंने पहले ही बताया डोमेन और रेंज कहां से, तो f के डोमेन क्या है? वैसे तो f के जो डोमेन है वो 3, 9, 12 है, लेकिन हम केवल उन डोमेन को लेंगे जो हमारे फंक्शन में स्टेट हो रहे हैं, तो यानी पूरे ही हो रहे हैं 3, 9, 12। तो ये f की रेंज नहीं, सॉरी बेटा, f की रेंज की बात आ रही है। तो जो f की रेंज है वो हमारे पास क्या है? 1, 3 और 4। क्या है? 1, 3 और 4 है। कंफर्म है ना? उसके बाद हम लोग बात करेंगे डोमेन ऑफ g। तो डोमेन ऑफ g की अगर हम बात करें तो डोमेन ऑफ g इसमें क्या होने वाला है? g पे फोकस करेंगे, तो दैट विल बी 1, 3, 4 एंड 5 ऑल। 1, 3, 4 एंड 5। अब आप जरा ध्यान से एक चीज देखिए, यहां पे जो लिखा जाता है, एज रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। सो क्या निकालना था? गॉफ। गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो चलो गॉफ को निकालने के लिए हम लोग आगे की कोशिश करेंगे। आई होप रेंज और डोमेन तो समझ में आ गया होगा ना। तो भाई अब जब हम गॉफ की बातें करने जा रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस भी हमें करना चाहिए। तो जब हम गॉफ निकालेंगे तो गॉफ का मतलब किसके किसके लिए निकालेंगे? तो मैंने पहले ही बताया था, बाद वाले के डोमेन को पकड़ो, f का डोमेन। तो f का डोमेन क्या है? 3 है, 9 है और 12 है। तो आपने गॉफ 3 निकालना है, गॉफ 9 निकालना है और गॉफ 12 निकालना है। बहुत आसान है, एक कर लेंगे, आई होप बाकी कर लोगे। तो गॉफ ऑफ 12 जैसे मुझे निकालना है, तो गॉफ ऑफ 12 का मतलब क्या हो गया? g ऑफ f12, g ऑफ f12। गेटिंग? तो g तो g रखेंगे और f ऑफ 12 की वैल्यू निकाल लो। तो 12 पे f की वैल्यू कितनी थी? 4। रेंज कितनी है उसकी? 4। यही तो है f4। मेरी बात समझ में आई? तो f ऑफ 12 की वैल्यू क्या है कि डोमेन 12 के लिए जो भी f की वैल्यू रही हो, दैट इज 4। तो ये हो गया हमारा g4। नाउ व्हाटएवर विल बी द वैल्यू ऑफ g4, इसका मतलब क्या है? g फंक्शन में जब डोमेन 4 था तो जो भी g की रेंज है वो आंसर है। तो g की रेंज उसमें क्या है? 9। तो 9 इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया ये आपको, ठीक है। इसी तरह से गॉफ वाला आप करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन वी आर मूविंग। जैसे मैंने गॉफ का एक एग्जांपल बताया
2 you have to do. After that I am going to explain about the fog. तो जब हम लोग fog की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या करते हैं, बाद वाले का रेंज निकाल लेंगे और पहले वाले का डोमेन. बाद और पहले मतलब ये बाद वाला है, ये पहले वाला है. कंफर्म है ना? ये बाद वाला है, ये पहले वाला. तो इसका क्या निकालेंगे? रेंज. और इसका क्या निकालेंगे? डोमेन. रट लो, बाद वाले का रेंज, पहले वाले का डोमेन. बाद वाले का रेंज, पहले वाले का डोमेन. कंफर्म? तो दो काम आपको करने हैं. फिर से रेंज ऑफ, क्या होगा? रेंज किसकी निकालनी भाई? जी. ठीक, निकाल लेना भाई. फिर आगे आए, डोमेन ऑफ क्या होगा? एफ. निकाल लो भाई. तो रेंज ऑफ जी की अगर बात करें तो जी फंक्शन पे फोकस करो. जी फंक्शन यहां है. अब उसकी रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट. तो 3 9. तो ये हो गया 3,9. बहुत बढ़िया. आफ्टर दैट डोमेन ऑफ एफ पे फोकस करना, यानी पहले एलिमेंट के, एफ के पहले एलिमेंट पे फोकस करो. तो 3 9 12. तो ये क्या हो गया? 3,9, 12. फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि रेंज शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन, यानी रेंज ऑफ जी इज द डोमेन ऑफ एफ. साफ साफ दिख रहा है कि 3,9 इज द सबसेट ऑफ दिस वन. तो यस, एज रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, सो फॉग इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग. अब चलो फॉग निकालते हैं. तो किसका किसका फॉग निकालेंगे पता होना जरूरी है. फॉग फॉग फॉग. पता नहीं कितने मैंने इतने लिख दिए पगलप्पन में. तो हमें जी पे फोकस करना है. जी कहां है? ये है. उसके डोमेन देखने हैं. तो 1 3 4 5 सबके लिए निकलेगा. 1 3 4 और 5. एक डिस्कस कर लेते हैं 4 वाला. तो फॉग ऑफ अगर 4 निकालना है तो उसको आप कैसे लिखोगे? एफ ऑफ जी ऑफ 4. तो G4 का मतलब क्या है कि फंक्शन G में 4 डोमेन के लिए रेंज कितनी है. तो फंक्शन G में 4 डोमेन के लिए रेंज कितनी है? 9. तो इसका मतलब कितना हो गया? ये F9. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F9? तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन F में 9 डोमेन के लिए रेंज कितनी है? तो फंक्शन F में 9 डोमेन के लिए रेंज 3 है. आई होप समझ में आ गया. बिल्कुल आसान तरीका बताया है. कहीं डाउट हो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इसी तरह से अगर इसको करना है तो भी आप आराम से कर लोगे ना. तो बस आराम से. उसके बाद अगली बात आती है गॉग. क्या बात आती है? गॉग. तो इसका मतलब गॉग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी का जी का रेंज और जी का डोमेन निकालना पड़ेगा. तो जी का रेंज तो 3,9 है, लेकिन जी का जो डोमेन होगा, ये किसके लिए मैं बता रहा हूं? अब गॉग के लिए बताने जा रहा हूं आगे. ठीक है. तो जी का डोमेन का मतलब क्या होता है? जरा देखो बेटा ध्यान से. 1, 3, 4, 5. लेकिन आप देख सकते हो कि 3,9 इसके सबसेट नहीं है. तो एज रेंज ऑफ जी इज नॉट द डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ जी इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सो द गॉग इज नॉट पॉसिबल. आई होप ये भी इसमें समझ में आ गया होगा. ठीक है ना? और ये तो कर ही लोगे. तो चलो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हियर इज अ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर. ठीक है. रियल फंक्शन से रियल फंक्शन के लिए बिलोंग कर रहा है, जिसमें fx को रिप्रेजेंट कर रहा है x² + 3x + 1, यानी एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से मैं फिर से कर रहा हूं, अगर बोर्ड शाइन कर रहा हो तो मैं इस चीज को स्टेट कर ले रहा हूं, तो यू मे नोट डाउन ऑन द नोटबुक. इसी तरह हियर इज अनदर फंक्शन g R2R के लिए बिलोंग करता है, जहां पे gx = 2x - 3 है. नाउ यू हैव टू फ्रेम द फॉर्मूला फॉर गॉग एज वेल एज फॉग. क्या है? G to F पे G with F, F with G, G with G और F with F. ये 4 फॉर्मूले आपको स्टेब्लिश करने हैं. ये चारों फॉर्मूले आपको स्टेब्लिश करने हैं. 2 हम बताएंगे, 2 आपने करने, इसलिए पूरे फोकस के साथ करना. ठीक है. हालांकि इवन इन द स्टार्टिंग टाइम आई हैड एक्सप्लेन व्हेन आई हैड स्टार्टेड द वीडियो ऑफ दिस today's topic. So in this beginning time I had told you that how to find out GOF as well as fog. But even this is my pleasure to explain it again, so that's why I am explaining. Let's see that how to do. तो भाई सपोज दैट हमें गॉफ निकालना है. तो गॉफ ऑफ x को हम लोग क्या लिखते हैं? गॉफ ऑफ x विल बी रिटन एज g ऑफ fx. है कि नहीं भाई? fx और g और fx की जो भी वैल्यू है वो रख दो आके. कितनी है वो? g of x² plus 3x plus 1. Now my student know it about that कि for function g this the x will be replaced from this gx.
x विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस नंबर इन दिस gx, यानी आपने होने क्या वाला है 2 और जो भी इसकी वैल्यू है वो x की जगह पर रिप्लेस हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आई होप अंडरस्टूड। एंड माइनस 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2 माइनस का 3, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1। तो दिस इज द वे दैट हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गॉफ। ठीक है, सेम में चलो मैं एक बार बात करता हूं कि मुझे जो है गॉग निकालना है। देखो भाई, फॉग मैंने बता दिया है, नहीं गॉफ मैंने बता दिया है, फॉग यू हैव टू डू। नाउ गॉग हम बताने जा रहे हैं और फिर फॉग आपको कर लेना है। ठीक है, तो गॉग नहीं बताएंगे, जी वाला हम एक बता चुके हैं, तो हम लोग एफ वाला एक बताते हैं। चलो फॉफ देखते हैं कैसे निकालते हैं फॉफ। तो दिस इज एफ ऑफ एफ। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन विद फंक्शन ऑफ एफ विद एफ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। तो f तो ऐसे ही रख दिया, एंड वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट विल बी रिटन हियर। तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, नाउ द फंक्शन एफ एक्स विल बी रिटन इन न्यू फॉर्म व्हेन x विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस ऑल। यानी क्या हुआ, जहां जहां पे x है वहां वहां पे इस पूरे को आपको रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड एट लास्ट 1 विल बी हियर। आफ्टर दैट यू विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बताने की जरूरत नहीं ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी उधर। Now in the next question here is a function f for natural number to natural number, fx is represented by 2x. Another function g is here, that is gy is represented by 3y plus 4, and a third function is also present here. Till now we are studying about the two function. Now the third function is also included here, h, that is also for natural number to natural number, such that hz is equal to sin z. Now what we have to do, we have to prove that h of gauge is equal to half of f. अब हमने क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को प्रूव करना है। लेट्स सी दैट हाउ टू डू दिस सॉल्यूशन। तो भाई कैसे करेंगे, आप बात समझना, इसमें ये निकालना है। आपको पता है कि हम जब लास्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ध्यान रखना, तो जब तक हम गॉफ को सॉल्व नहीं कर लेंगे एच ओ पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एच ऑफ गॉफ पे नहीं आ पाएंगे। इसी तरह से जब तक हम इस एफ को नहीं सॉल्व करेंगे उसके बाद ही यहां पहले एफ देन जी फिर एच, पहले एफ देन जी फिर एच, इस तरह से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो पहले वाले को देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एच ऑफ गॉफ फॉर फंक्शन एक्स। ठीक है, फॉर फंक्शन एक्स, एक्स के लिए हम इसको लेके आते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच ऑफ, और इसके बाद ये अंदर हो जाएगा g, और उसके बाद अंदर हो जाएगा एफ एक्स। आई होप अंडरस्टूड। मैंने क्या किया, एफ एक्स तो ये हो गया और ये g ऑफ बाहर लगा दिया। तो अभी तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो इनकी रिश्ते लड़ाई चलेगी। ठीक है, तो g तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, एंड वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट विल बी रिटन हियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज 2x। सो 2x हमने यहां पे लिख दिया। आई होप मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है g ऑफ 2x, g ऑफ 2x। लेकिन हमारे पास जो g वाला फंक्शन था वो क्या था, gy, यानी क्या होगा, इस बार y को रिप्लेस करके हम लोग 2x रख देंगे जगह पे। तो ये हो गया h ऑफ g, और 2x को रिप्लेस करके इसकी जगह। अब ये g 2x का मतलब क्या हो गया कि जहां जहां पर y है वहां वहां पे कितना रखने वाले हैं हम लोग, 2x रखने वाले हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 4। आई होप समझ में आ गया। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, देखो 3y प्लस 4, 3y प्लस 4। तो h ऑफ, और इसको हमने आगे कर लिया है, तो ये हो गया है हमारा 6x, कितना हो गया, प्लस 4। ठीक बात। तो h ऑफ इतना हो गया। इसको हम लोग इन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि h ऑफ तो था ये, तो ये h और 6x प्लस 4 आ चुका है, जिसको हम लोग, अब देखो ये h वाला जो फंक्शन हमारा था वो था sin z,
तो एच जेड वॉज साइन जेड, तो एच को रिप्लेस करके इस जगह पे क्या लिख देंगे 6x प्लस 4। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है साइन एंड जेड विल बी रिप्लेस बाय 6x प्लस 4। तो फाइनली आ गया 6x प्लस 4। ये वैल्यू आई है हमारे LHS की। चलो RHS पे फोकस करते हैं। तो हॉग ऑफ f था, फॉर x के लिए इसको भी सॉल्व करेंगे क्योंकि फंक्शन तो f वाला तो x के लिए ही है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हॉग ऐसे ही रहेगा और fx की जो भी वैल्यू होगी वो रिप्लेस कर दो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? 2x रख दी भाई हमने, यानी अब हमें हॉग को 2x के लिए सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया h ऑफ g ऑफ 2x। अब आपने क्या करना है, gx को लाना है। तो g की वैल्यू कितनी थी, gy था वो हमारा, तो y को फिर रिप्लेस करेंगे, 2x रखेंगे, तो h हो तो ऐसी अपनी जगह पे रह गया और इसकी जगह पे हम लोग इसको लिख देंगे 3, y की जगह पे हो गया 2x और प्लस 4। कंफर्म? तो ये हमारा हो गया h, अंदर आ गया हमारा 6x प्लस 4। फिर वही प्रोसेस आ गया जैसे ऊपर था, आप देख सकते हो। तो h z की वैल्यू कितनी थी, साइन z, तो z को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये रख देंगे, तो ये हमारा हो गया साइन और 6x प्लस 4। तो फाइनली आप देख सकते हो कि LHS is equal to RHS. In the same way, you will be able to solve the question that is related to composite of a function. समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, एज वेल एज शेयर दिस वीडियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।